हरियाणा और जम्मू में बीजेपी की हालत बहुत खराब है। बीजेपी का सूपड़ा साफ होने की कगार पर है। इधर गुजरात लॉबी का गला सूखा हुआ है। मुहर्रम में सिलेंडर बांटने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कथित तौर पर होने जा रहे प्रधानमंत्री नितिन गडकरी अपने बयानों से लगातार राजनीतिक ट्विस्ट्स लेकर के आ रहे हैं। नितिन गडकरी ने पहले ये बात कही थी कि विपक्ष उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं बने। बाद में उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार चौथी बार नहीं आएगी, और अब वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार विष कन्या होती है, जिसके साथ रहती है उसको डुबो देती है। तो विश्वगुरु के विष के बारे में पहली बार किसी ने बात करी है। विश्वगुरु के विष को छेड़ने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में पहली बार किसी की हुई है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। सरकार विष कन्या होती है, जिसके साथ रहती है उसको डुबो देती है, ये बात नितिन गडकरी ने कही। ये बात कहीं नीतीश और नायडू के लिए कोई संदेश तो नहीं है? ये कईयों के लिए संदेश है। उन्होंने किस रेफरेंस में कहा ये पहले मैं बता दूं। हाँ। फिर गडकरी के पॉलिटिकल मायने क्या है ये बता दूं जी। और फिर गडकरी यदि ये ज्ञान देते हैं तो गडकरी कैबिनेट में चुप क्यों है, इस पे भी सवाल उठाओ। यस। पहला सवाल ये है कि वो विदर्भ के कुछ उद्योगपतियों के सम्मेलन में बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि सब्सिडी और सरकार से सहायता बार बार तुम अपेक्षा करते हो और इसमें मार खाते हो। उनने कहा कि आप सब्सिडी के चक्कर में सरकार के भरोसे रहते हो, सरकार आपको पंगु बना देती है। आपको उद्योग लगाना है, आपको अपने पैरामीटर्स खूब ढूंढने होंगे। उन्होंने अपने बेटे का उदाहरण दिया कि मेरे बेटे ने कहा कि मुझे इतने से करोड़ रुपए सब्सिडी मिल गई है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि पापा पैसे कब आएंगे, तो मैंने कहा सब्सिडी मिल गई है, लेकिन क्या ये सब्सिडी आएगी, नहीं आएगी, मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये बात की कोई गारंटी नहीं। सरकार विष कन्या है। यदि सरकार के भरोसे, सब्सिडियों के भरोसे आप जिंदा रहे तो आप डूब जाओगे, सरकार खा जाएगी। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी इसी तर्ज पे बात करते हैं। सब्सिडी का मॉडल सबसे घातक मॉडल है। सब्सिडी का मॉडल आपको पंगु बनाता है। आप सब्सिडी का पैसा यदि उसके डेवलपमेंट पे खर्चा करो तो ज्यादा अच्छा है। फिर उन्होंने तंज कसा कि लाडली बहना योजना के लिए अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा दे रही है, वो पैसा कहाँ से ला रही है? अब जो वहां पैसा देगी तो सब्सिडी में पैसा कहाँ देगी? फिर उन्होंने अपना दुख रोया कि भाई नागपुर साइड में जितना बड़ा प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हमने हाथ में लिया था, वहां कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, छोटे छोटे इन्वेस्टर आ रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर जब तक नहीं आते तब तक काम नहीं होता। मैंने जिंदल को भी कहा कि आप आ जाओ। जिंदल ने अभी एक कंपनी टेक ओवर कर ली है और वो इलेक्ट्रिकल कार बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि वो कार वार बाद में देखूंगा, पहले बताओ नागपुर में कब आ रहे हो और नागपुर में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कुल मिला के वो सब्सिडी मॉडल पे बात कर रहे थे। अब ये हो गया पहला। दूसरा कि सरकार विष कन्या खाता है। यदि मैं राजनीतिक विश्लेषक के दृष्टि से देखूं तो सरकार विष कन्या कैसी हो गई? सरकार विष कन्या ऐसी हो गई कि सरकार आपको वादे करती है, वादे निभाती नहीं। आप सरकार के भरोसे जीते हो। सरकार ये करेगी तो वो होगा, ये करेगी तो वो होगा, और सरकार कभी करती नहीं, क्योंकि सरकारें झूठ बोलती है। चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। और फिर अंत में आदमी हतोत्साहित होता है और डिमोरलाइज होते हुए जिस स्थिति में है उसी में ठेवली अनंती वैसे सिरावे, जैसे भगवान ने रखा भाई, भगवान की मर्जी समझ के आदमी अपने प्रारब्ध, अपने काम पे वही फुल स्टॉप लगाता है। जो सरकार के अगेंस्ट जाता है, जो सरकार की परवाह नहीं करता, ना सब्सिडी चाहिए ना कोई मदद चाहिए, मैं अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाऊंगा, जो इस बलबूते पे करते हैं वो बात होती है। लेकिन मैं तीसरी बात, ये गडकरी जी को मेरा सवाल है। अब गडकरी जी को यदि लगता है कि सब्सिडी देने से सारी चीजें बंद हो जाती है या सब्सिडी देने से विष कन्या हो जाती है, तो गडकरी जी उसी कैबिनेट में बैठते हैं जिस कैबिनेट में कई सब्सिडियां जा रही है। वहां गडकरी जी ने क्या कभी आवाज उठाई? प्रश्न एक। यदि आप आवाज नहीं उठाते तो आप पब्लिक में जो बोलते हो आपको पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। जो बात आप पब्लिकली करते हो, कम से कम सब्सिडी की बात, ये बात आपको कैबिनेट में करनी चाहिए। वहां अपना पुरजोर पक्ष रखना चाहिए कि सब्सिडी देके आप बन। अक्सर पॉपुलरिस्टिक इससे हमने सब्सिडी देके क्या किया? तमिलनाडु गवर्नमेंट आज सबसे ज्यादा कर्जदार राज्यों में से तमिलनाडु गवर्नमेंट आता है। प्रज्ञा जी, आपको आश्चर्य होगा कि जब बेटा माँ के या कोई भी आप बच्चा
अपने माँ के कोख में होता है, तब से उसको सब्सिडी देना शुरू करती है सरकार। तब से उसको पैसा देना शुरू करती है। बच्चा पैदा होता है, पैसा मिलता है, बच्चा स्कूल में जाता है, पैसा मिलता है, लड़की हो तो उसको अलग पैसा मिलता है, साइकिल मिलती है, लैपटॉप मिलता है, उसके बाद बच्चों की फीस माफ होती है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर बच्चा शादी करता है तो उस शादी में ग्राइंडर, मिक्सर और सोने की, लड़की हो तो सोने की चेन, सोना मिल जाता है सरकार की तरफ से। सरकार सब कुछ देती है। उसके बाद आदमी बीमार पड़ गया तो सरकार देती है। आदमी को यदि पेट की रोटी चाहिए तो 2 रुपए में आंटी अम्मा कैंटीन में खाना मिलता है, 5 किलो का अनाज मिलता है। कुल मिलाकर सरकार आपकी सारी केयर करती है, तो आदमी काम क्यों करेगा? वो आदमी फिर बीमार पड़ता है, फिर वो अपने बच्चे पैदा करता है, फिर उन बच्चों को सरकार सब्सिडी देती है। अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार पैसा देती है। तो ये जो सब्सिडाइज्ड मॉडल है, क्या ये सरकार ने विष कन्या बन के, विष कन्या क्या करती थी? विष कन्या अपने रूप से लुभा के राजा की हत्या करती थी। ये सब्सिडी से लुभा के, पैसे का लालच देके, ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर की बात करके हम लोगों को लुभा कर उनकी काम करने की वृत्ति को खत्म कर रहे हैं, जी। उनकी हत्या कर रहे हैं। ये बात हमें समझ में आती है, ये बात गडकरी जी को भी समझ में आती है। मुझे बहुत खुशी हुई गडकरी जी को समझ में आ गई, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि फिर गडकरी जी ये बात पब्लिकली क्यों कहते हैं? गडकरी जी ये बात कैबिनेट में क्यों नहीं कहते? गडकरी जी ये बात सही फोरम जहां है वहां रखना चाहिए, बिल्कुल हेडलाइन देने के लिए ना बोलना चाहिए। एक बात और भी है सर कि हालांकि ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, लेकिन फिर भी पहली बार जो मेरा सवाल था कि विश्व गुरु के विष को छेड़ने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता में पहली बार दिखाई दी है सर। बहुत बार। सर ये बात कहना, अशोक सर ये बात कहना कि सरकार विष कन्या होती है, ये भी तो किसी की हिम्मत नहीं थी ना अभी तक कहने की। प्रज्ञा जी ये बातें गडकरी, इससे भी ज्यादा बातें कड़वी गडकरी बोलते आ रहे हैं। गडकरी ने कई जगह फुट डाउन भी किया, गडकरी जी ने कई जगह। मुझे याद है कि जब एमएसएमई को कोविड के टाइम पे 2 लाख करोड़ का देश को पैकेज दिया गया, उसमें एमएसएमई को सबसे ज्यादा पैकेज था। गडकरी जाके लड़े, गडकरी जी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा, गडकरी जी ने 10 जगह पत्र लिखा कि ये आपकी जो आप दे रहे हो, जो पैकेज दे रहे हो, पैकेज है ही नहीं। वो पैकेज में इतनी कंडीशंस है कि कोई भी एमएसएमई का आदमी लोन नहीं ले सकता। उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा लड़े उसके लिए, फिर जाके प्राइम मिनिस्टर ने एक मतलब मीटिंग ली और उसमें फिर 7,500 करोड़ और दिए, लेकिन अल्टीमेटली जो सरलीकरण हुआ नहीं हुआ। तो सवाल वो नहीं है कि वो बोलते नहीं है, बोलते हैं लगातार, लेकिन इस बारे में तो मैं उनको भी कटघरे में खड़ा कर दूंगा। वो इसलिए है कि मुझे ये पूछने का अधिकार तो है उनको कि गडकरी जी जो बात आप पब्लिकली कहते हैं, ये आप कैबिनेट में कहते हैं, ये आप सदन के पटल पे क्यों नहीं करते? एक सवाल जो और एक जो मैं बार बार कहता हूँ, विष कन्या तो बीजेपी है, फिर छोड़ दीजिए। यदि विष कन्या की बात कहे तो मैं विष कन्या, बीजेपी को विष कन्या कहता हूँ। मुझे एक राजनीतिक दल दिखाइए जिसके साथ बीजेपी ने टाई अप किया और उसके बाद वो पनपा, उसके बाद उसने कुछ प्रोग्रेस किया, जिसके साथ बीजेपी ने, जिसका हाथ बीजेपी ने पकड़ा, धीरे से उसके कंधे पे हाथ रखा, उसके बाद उसके कंधे पे बैठ गए और फिर उसको जमीन में गाड़ दिया। कई राजनीतिक दल है जो बीजेपी के साथ जाके समाप्त हो गए, क्योंकि बीजेपी अपनी राजनीति करने के लिए किसी भी राज्य में जब एंट्री चाहती है जिस राज्य में वो नहीं, देखिए बीजेपी एक काउ बेल्ट की पार्टी थी, हिंदी स्पीकिंग एरिया की पार्टी थी। उसने अपना विस्तार यदि किया है तो महाराष्ट्र में घुसी है तो शिवसेना के हाथ पकड़ के घुसी है, अभी वो टीडीपी का हाथ पकड़ के घुसी है, कभी वो अकाली दल का हाथ पकड़ के जाती है, कभी चौटाला का हाथ पकड़ के जाती है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी का हाथ पकड़ के गई है। हर जगह पे कोई राजनीतिक एक दोस्त मिलके, अब बीजेडी का देखिए क्या हालत कर दी उन्होंने, बीजेडी का हाथ पकड़ के उड़ीसा में गए थे वो, बीजेडी के मित्र बन के। तो ये मित्र बन के जाते हैं और आपको घर से बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी पार्टी पूरे राष्ट्र पे, हर राज्य में उनको अपनी सरकारें चाहिए। कांग्रेस का उल्टा है, कांग्रेस जब से आजादी मिली तब से पूरे देश में कांग्रेस व्याप्त थी, तो कांग्रेस ने जहां जहां गठबंधन किया, गठबंधन के पार्टियों ने कांग्रेस को खा गया और कांग्रेस वहां से धीरे धीरे विड्रॉ होते हुए आज कांग्रेस सिकुड़ के 3-4 राज्यों में हो गई। तो कांग्रेस ने जो गलती की वो गलती बीजेपी नहीं करेगी। तो वैसा देखा, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गडकरी जी जिस पार्टी में है उस पार्टी की राजनीतिक सोच ही विष कन्या की है। जी बिल्कुल ठीक बात है, और आपने ये बात भी बिल्कुल सही कही कि नितिन गडकरी आज से नहीं, बहुत पहले से लगातार इस तरह के बयान देते आए हैं
लेकिन अशोक सर, आप तो नितिन गडकरी जी को बहुत पर्सनली जानते हैं, बड़े अच्छे से करीब से उनको समझते हैं, तो ये पूरा देश जानना चाहता है कि नितिन गडकरी जो इस तरह के बयान देते हैं, ये जानबूझकर देते हैं या फिर अनजाने में उनके मुंह से निकल जाती है ये, या फिर नहीं हम ही नहीं लोग गलत समझते हैं, या इसके नहीं पीछे कोई नहीं संदेश सवाल होता है? नहीं नहीं, कई बार बिटवीन द लाइन हम ज्यादा पढ़ लेते, कई बार जैसा मैंने जी। कहा कि उनने एक बार भोपाल में किसी फंक्शन में कहा था हाँ। कि हम्म। नेटवर्किंग आज के डेट का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सक्सेस मंत्र है। आपका जितना बढ़िया नेटवर्किंग रहेगा उतना आप सक्सेस करेंगे। और उन्होंने हाँ। उदाहरण दिया था कि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्किंग जो है जबरदस्त है। यदि वो पॉजिटिव वे में आता तो इस हम्म। देश के किसी भी बड़े मल्टीनेशनल का मार्केटिंग मैनेजर होता और पूरे देश को कंज्यूमर बेल्ट में तहलका मचा देता। लेकिन उसने जी। अपनी पूरी एनर्जी नेगेटिव में लगा दी और वो अंडरवर्ल्ड में चला गया। तो आज वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन नेटवर्किंग ये हम्म। उसकी मूल मंत्र है उसके सक्सेस का। लोगों ने कहा कि गडकरी ने दाऊद इब्राहिम बनो ऐसा सबको संदेश दिया बच्चों को। जी। ये ये क्योंकि गडकरी जी के प्रेमी भी बहुत है लोग, ऐसा नहीं है। और गडकरी जी के खिलाफ मतलब हम तो हमेशा कहते हैं कि जब गडकरी जी कुछ बोले, जब अभी कोई नेशनल हाईवे पे गड्ढे दिखते हैं तो हम तो बोलते हैं कि हम्म। गडकरी जी को वहां घुमाना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि बिल्कुल। गडकरी जी तो बात बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन फिर गडकरी जी कहते हैं कि 2 घंटे में हम देहरादून चले जाएंगे। हमने बोला देहरादून चले, एक आध दिन हमारे साथ चलिए, हमको बता दीजिए 2 घंटे में देहरादून कैसे आ जाता है। जी। हमने जयपुर के बारे में उनको कहा, आपने कहा कि इतने 3 घंटे में जयपुर जाता है आदमी, 4 घंटे में। मैंने बोला जयपुर जाने में 5 घंटे, व्यक्तिगत मैंने बोला। बोला आप बोला मत कीजिए, आप एक आध बार मेरे पास चल के बताइए। आप तो जेड सिक्योरिटी में जाते हो कू 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 करते हुए, आप तो निकल जाओगे। हम्म। आपको ये पता है जयपुर आपका मुंबई एक्सप्रेस वे जयपुर नहीं जाता। वो आगरा जयपुर के बीच में जयपुर से 50 किलोमीटर दूर आपको जयपुर के लिए छोड़ता है। जब आप उस एक्सप्रेस वे से उतर के जयपुर के लिए निकलते हैं, आगरा जयपुर रोड पे 50 किलोमीटर दूर, दौसा के विवाद, तो आपको पता पड़ता है कि आपको वहां जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। तो कुल मिला के 5-6 ही घंटे लगते हैं जयपुर जाने के लिए। हम्म। तो ये बातें हम खुल के करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं। लेकिन हम्म। हाँ, एक बात है, एक मैं एडवांटेज इनको देता हूँ क्योंकि वो विदर्भ के हैं। और हम्म। विदर्भ के नेता चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे लेफ्ट में, विदर्भ के लोग बड़े जो दिल में है जबान पे लाते हैं। हम्म। वो बोलते समय सोचते नहीं कि इसका अनर्थ क्या होगा, हम्म। अर्थ क्या होगा। मैं भी विदर्भ का हूँ, तो कई बार मैं भी ऐसी बात टीवी पे बोल देता हूँ कि कोई मुझे कहता है कि अरे ऑफ द रिकॉर्ड तुमको बताई थी, बताओ तुमने बोलते बोलते प्रज्ञा जी की हमारे रिकॉर्ड पे ले ली चीजें। लेकिन सर मैंने अब तो बोला भैया समय। अब इंफॉर्मेशन है मेरे पास। हम्म। और सवाल प्रज्ञा ने सवाल पूछा और वो मुझे लगा कि वो जवाब उस वही हो सकता है, तो मैं भूल गया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड था। भाई देखो मेरे मन में कोई बात हो तो रह नहीं पाती, जो हम्म। है मैं फटक करके बोल देता हूँ। हम्म। इसलिए कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि वो होता है। कई बार लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये गडकरी का बड़ा साथ देता है ये कांग्रेस का बड़ा साथ देता है। तो लोगों को ये पता नहीं कि सबसे पहले कांग्रेस ने 100 सीटें जीती। ये हम्म। कांग्रेस का एक अवडंबर है। ये जी। बोलने वाले हम ही थे। हमने जी। कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ 28 सीटें जीती है लोकसभा में, बाकी हम्म। उधार का सिंदूर है। तो बिल्कुल। कांग्रेस जबरदस्ती इतरा रही है 100 जीती 100 जीती। अरे भैया दूसरे के भरोसे जीती। आपने 10 राज्यों में आमने सामने करना था, आप पूरी तरह से फेल हो गए। अभी हम्म। हुड्डा जी हमको बहुत अच्छे मानते हैं। हुड्डा जी हमारे सैनिक स्कूल के सीनियर है। जी। सैनिक स्कूल फैटर्निटी है, मैं सैनिक स्कूल सतारा का स्टूडेंट। उसमें वो अच्छा। इतने बड़े सीनियर है कि उनके सामने सैनिक स्कूल के प्रोटोकॉल से मैं उनके सामने बैठ भी नहीं सकता। अच्छा। वो हम्म। पहले बैच में से स्टूडेंट है, मैं बहुत आखिरी बैच का, मैं 81 पास आउट। तो लेकिन अब हमने बोला कि वो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र हो गए हम्म। हरियाणा के चुनाव में। उनको बुरा लगा, उन्हें हमको बुलाया। तो अच्छा। उन्हें बोला कि हम्म। देखिए हम आपके सीनियर है, आप थोड़ा सा हम्म। सोच समझ के बोला कीजिए। मैंने बोला सर सीनियर है तो वो सैनिक स्कूल के फैटर्निटी, आप नेता है और मैं पत्रकार हूँ। बिल्कुल। जो मुझे समझ में आया मैंने बोला। आप इसमें सैनिक स्कूल मत लाइए प्लीज, हाथ जोड़ लिया आपको। तो हम्म। होता है कई बार आपके व्यक्तिगत संबंध। अब कई लोगों को लगता है गडकरी से बहुत ज्यादा व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन गडकरी के दिल्ली के रेसिडेंस पे लोग पूछ के देखे कि पिछले 1.5 साल से वानखेड़े गया है कि नहीं। लेकिन जाना जरूरत नहीं किसी को मिलने के लिए या हम्म। किसी के साथ संवाद रखने के लिए, ये भी अवडंबर है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है कि गडकरी बड़बोलेपन से बोलते हैं और हम्म। आजकल ज्यादा ही बोल रहे हैं। अच्छा। आजकल जो ज्यादा बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि क्योंकि वो ये राजनीतिक ये है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ अशोक सर, क्योंकि ये बात कहना कि सरकार विश कन्या होती है, ये कहने की भी हिम्मत नहीं है
किसी नहीं, की, सब यस मैन देखिए हो गए हैं। मैंने क्या कहा, मैं एक, अब आप मुझे बताइए 2014 से लेकर आज तक किस मंत्री ने अपनी गलती मानी है हाउस में? कोई मानता है? गलतियां करने के बाद भी गलती मानता नहीं। एक्सीडेंट होने के बाद भी रेलवे मंत्री मानने को तैयार नहीं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, सही बात है। जब गडकरी को सवाल पूछा गया कि ये रोड पे जो लोग मर रहे हैं इनकी ये नंबर कब कम होगा, तो गडकरी ने कहा कि बड़े खेद के साथ मैं सदन को माफी मांगते हुए कहता हूं कि मैं बुरी तरह से फेल हो गया हूं। यस, मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जवान लोग, उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको, और आप सिर्फ मृत्यु की बात करते हैं, रोड पे लोग मरते वो बात अलग है, लेकिन मरने वालों की जो एज ग्रुप है वो युवा है। 20 से 30 के बीच में बहुत सारा, जो जितनी डेथ हुई उसमें सबसे ज्यादा 20 से 30 के लोग हैं। ये मुझे ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। तो मैं उनको यही कह सकता हूं कि भाई थोड़े से कानून फॉलो करो, लेकिन रोड में भी कमी है, उसके हम लगातार प्रयास करते हैं। और मैं देश से आज माफी मांगता हूं कि मैं इस मामले में फेल हो गया हूं। उन्होंने माफी अच्छा। मांगी, ऐसे कितने लोग हैं, लेकिन मांगते हैं माफी। लेकिन बिल्कुल माफी सही बात। मांगने से आपका दायित्व भी खत्म नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, यस। माफी मांगने से आपका दायित्व खत्म नहीं होता। मंत्री जी को रिजल्ट देना होता है। यदि मैं आज रेलवे मंत्री को भी तोलता हूं तो उसी तरह से मुझे गडकरी को तोलना होगा। तो गडकरी बड़बोलेपन है, गडकरी बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 240 पे आने के बाद गडकरी के बोलने में यस, और थोड़ा ढीलापन आ गया है। थोड़ा उनका खुल सीना गए हैं। और चौड़ा हो, हाँ, थोड़ा बोलने में अब वो अवसर छोड़ते नहीं। जी। पहले अच्छा सर, अवसर मिलने पे बोलते थे, अब वो अवसर छोड़ते नहीं। छोड़ते नहीं है, ये राइट। फर्क है। सर, क्योंकि आप गडकरी जी को और बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए मेरा अगला सवाल भी यही है, हालांकि थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी देश जानना चाहता है। अशोक वानखेड़े इसका क्या जवाब देते हैं? अशोक सर, मान लीजिए कि आरएसएस ने ये बात जो अरविंद केजरीवाल ने कही कि नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, अल्टीमेटम आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को दिया भी, और नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़नी भी पड़ी, जो कि नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से खराब प्रधानमंत्री साबित होंगे या अच्छे साबित होंगे, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। मुझे लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में वो अच्छा साबित तब होगा जब वो सबको साथ में लेके चलेगा। साथ में किसको लेके चलते हैं? कल गडकरी प्रधानमंत्री बने और फिर किसी भी राजनीतिक दल की नहीं सुने, अपने मंत्रिमंडल के साथियों की नहीं सुने, सिर्फ मोहन भागवत की ही सुन के देश चलाए, तो भी एक खराब प्रधानमंत्री साबित होंगे। मोहन भागवत उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने जगह पे है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री, उनको पूरे देश की सुननी होगी। अपने मन की बात जो करता है वो कभी अच्छा प्रधानमंत्री नहीं होता। जो दूसरे की मन की बात करता है वो अच्छा प्रधानमंत्री साबित होता है। तो गडकरी जी प्रधानमंत्री पद पे अक्सर क्या होता है, प्रज्ञा जी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, आपको भी अभी बहुत समय हो गया फील्ड में रिपोर्टिंग करते करते। कई हमने ऐसे लोग देखे, अभी कांग्रेस के कई ऐसे नेता आपको मिलेंगे कि जो अभी विरोधी, मतलब सत्ता के बाहर है। यूपी में समाजवादी के कई नेता मिलेंगे जो सत्ता से बाहर है, बड़े विनम्रता से बात करते हैं, आपको लगता है यार कितना अच्छा आदमी है ये। जैसी सत्ता पलटती है और वो मंत्री बन जाता है, फिर वो आपके नमस्ते का जवाब भी नहीं देता। ये मैंने मेरे 30-32 साल के वास्तव्य में दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से देखा है। जी। इसलिए मुझे कोई गुमान नहीं होता कि जो इंसान वर्तमान में जिस पोस्ट पे नहीं है, आज बहुत प्यार से बात करता है, उस पोस्ट पे जाने के बाद क्या वो वही संबंध, मैंने जीवन में, मेरे जीवन काल में 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने सत्ता पाने के बाद भी व्यवहार नहीं बदला। 3 से ज्यादा चौथा आदमी नहीं मेरे पास, गिनने के लिए चौथा आदमी नहीं पूरे देश में, कि जिनने सत्ता बदलते से अपने तेवर नहीं बदले होंगे और फिर सत्ता से हटते से फिर वापस आ जाते हैं। हमने महाराष्ट्र में देखा, जैसी सरकार सत्ता में आ जाएगी, ये कांग्रेस के नेता फोन नहीं उठाएंगे, तो उनमें और गडकरी है कि नहीं? शरद पर नहीं, कांग्रेस की बता रहा हूं मैं अभी। और जैसे ही आ जाएंगे, नहीं, मेरे पास है 2-3 नाम, मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो 3 नाम में से 2 नाम बीजेपी के हैं, तो उनको यदि पता पड़ गया तो वो लोग बेचारे, उनका मंत्री पद चला जाएगा एक एक झटके में। तो एक होता है कि भाई मंत्री ना रहे तो भी पूछता है, मंत्री रहे तो भी पूछता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं।
नहीं तो बिल्कुल सही मंत्री बात बनने है। के बाद उनका एक अलग सर्कल बन जाता है। हम्म। आज चलो ठीक है भैया, आज कोई कांग्रेस का कोई भी नेता है, यदि मैं महाराष्ट्र में जाऊं तो 2 मिनट में मिलने आएगा, बात करेगा। सरकार बनने के बाद मैं उसी तरह से यदि उससे फोन करूं और फोन भी नहीं उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। हम्म। क्योंकि सत्ता के साथ एक वलय आता है। जैसे आदमी सत्ता में आता है, उसके आगे पीछे एक कार्टेल बन जाता है, और वो आपको जानबूझ के दूर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मुफ्त आदमी है अशोक वानखड़े। ये आएगा, हम सबकी दुकानदारी बताएगा मंत्री जी को, हमारी दुकानें बंद हो जाएगी। इससे अच्छा वानखड़े जी को मिलने ही मत दो। हम्म। फिर अपना भी एक ईगो होता है कि यार कल तक तुम हमारे ऑफिस में आके बैठते थे, प्यार से हमारे साथ चाय पीते थे, 2-2 घंटे बैठते थे। अब हम आपको 10 बार फोन कर रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, अब आपसे फिर बातें भी नहीं क्या करेंगे। क्या लगता है आपको कि गडकरी अच्छे नहीं, प्रधानमंत्री साबित होंगे या फिर नहीं होंगे, या नरेंद्र मोदी जैसे ही देखिए, रहेंगे? मुझे प्रधानमंत्री पद की तो पता नहीं, लेकिन हम्म। गडकरी ने जिस जिस डिपार्टमेंट में अभी तक काम किया, उसमें जी। रिजल्ट दिए। वो हम्म। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने तो उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट दिए। और महाराष्ट्र में तो गडकरी को रोडकरी बोला जाता है, इतने रोड उन्होंने बनाए। और अच्छा। उसके बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद भी उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा काम किया, जब वाटर रिसोर्स उनके पास था तो। जब उनके पास एमएसएमई था तो एमएसएमई में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। हम्म। अभी उनके पास रोड ट्रांसपोर्ट है, पहले पहले से रोड ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू है। उस रोड ट्रांसपोर्ट में अभी इस सरकार के पास गिनाने के लिए जब भी उपलब्धि गिनाते हैं तो रोड की गिनाते हैं, और लोग भी कहते हैं कि रोड बहुत बेहतरीन है, ये है, वो है, हम्म। वो है। और कई जगह घपले होते हैं, कई जगह पुल भी गिरते हैं, कई जगह ऐसा नहीं बनता कि एकदम दूध के धुले हैं। लेकिन हम्म। कंपेयर टू अदर्स, बाकी लोगों के तुलना में गडकरी का काम तो अच्छा बोलता है। लेकिन एक रोड बनाने वाला आदमी देश चला पाएगा, ये भी देखना होगा। हम आज ही से नहीं हम्म। बोलते कि बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होंगे। देखते हैं, गुजरात के तथाकथित विकास के दावे करने वाले प्रधानमंत्री ने देश को 210 लाख करोड़ रुपए के नीचे, कर्जे के नीचे डुबा दिया है। हम्म। वो गुजरात में मन की बात करते थे, हमको लगा यहाँ आने के बाद जन की करेंगे, यहाँ पे भी मन की बात थोपने लगे। जी। तो कई बार आदमी हतोत्साहित भी होता है, कई बार आदमी अनएक्सपेक्टेड, कोई आदमी ऐसा अच्छा काम कर जाता है तो लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हम्म। काम कर गया। तो ये तो देश की किस्मत है। ये कौन सही बात है। प्रधानमंत्री बनता है, ये जरूरी नहीं हम्म। कि गडकरी ही बने। ऐसा कोई गडकरी ही समीकरण बने। हो कि राजनाथ सिंह भी बने, ऐसा कोई वसुंधरा समीकरण हो कि राजे बन आपके जाए। वसुंधरा, अरे ऐसा कोई समीकरण बने कि योगी बाबा ही चला जाए उधर। अरे सर, ये बात कह के तो हार्ट फिर अटैक आ जाए यदि, गुजरात लॉबी को, सुन ली तो अगर नहीं नहीं, उन्होंने। यदि योगी जी वहां चले गए तो फिर अवस्थी जी को जाना पड़ेगा हम्म। बेचारों को। जब अवस्थी चले जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा। हम्म। तो कई बातें होगी अब, अच्छा, इसीलिए गुजरात लॉबी से जब, याद आया सर, गुजरात लॉबी से याद आया, अमित शाह मुहर्रम में सिलेंडर बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने 100 गज प्लॉट और 1 लाख रुपए खाते में भेजने की बात करके तो बिल्कुल हरियाणा की राजनीति को पलट दिया है सर, सनसनी मचा दी है। दोनों क्या कहेंगे? दोनों ही दोनों ही नेता हम्म। अपना घर बेच के, अपने पत्नी के गहने बेच के, या अपना एफडी तुड़वा के काम नहीं करेंगे। सही बात है। हरियाणा पे कितना कर्जा है पहले देख लो। हम्म। आप कहां से पैसा लाएंगे? कहीं ना कहीं आप, ये जो लोग कहते हैं ना कि हम वन नेशन वन इलेक्शन, छोड़ दीजिए जी इसको। पहले, सबसे पहले आप इन घोषणाओं को लीगलाइज करिए। हम्म। जो मैनिफेस्टो है, जो आपका घोषणा पत्र है, उसे एक एग्रीमेंट का शक्ल दे दो। ये हम्म। मतदाता और राजनीतिक दल के बीच का एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट का तोड़ने की जो सजा है वो इनको मिलनी चाहिए। आपने बोल दिया मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा गरीब गरीब लोगों को, अब हम्म। जैसे ही सत्ता में आएंगे गरीबी को परिभाषा बदलेगी। कौन गरीब? जिसके पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, फिर पता पड़ेगा कि सिर्फ 10 लाख लोग बचे हम्म। हैं। पैसा कहां से लाओगे? क्या प्रोविजन है आपके पास? पैसा कहां से आएगा? हाँ, वो बोलते हैं कि केंद्र में मैं आया हम्म। तो मैं अडानी जी से पैसा लेके गरीबों में दूंगा। हम्म। अडानी जी से पैसा लेंगे मतलब आप क्या एक ऑर्डर पास कर दोगे और अडानी जी पैसा आ जाएगा? आपको अडानी पे कोर्ट केस लगाना पड़ेगा, हम्म। कोर्ट में मामला चलेगा। इस देश में संविधान तो तभी होगा ना कि राहुल गांधी सत्ता में आने के बाद संविधान चला जाएगा, कानून तब भी होगा ना। ये किसी भी उद्योगपति को आप बोलोगे तू पूरा पूरा तिजोरी खाली करके दे दे, मैं लोगों को बांटना चाहता हूँ, ये तो फिर तानाशाही हो गई।
हमारे यहाँ लोगों को ये जरूर सोच लेना चाहिए कि ये जो लोग नेता बोलते हैं अपने घर से देते हैं चीज, 500 रुपए का सिलेंडर कहां से देंगे? कहीं ना कहीं तो पैसे लाओगे आप। ये पैसे हरियाणा के ही टैक्स पेयर्स के पैसे होंगे, या ये कर्जा लेके देंगे, तो वो कर्जा अमित शाह को नहीं चुकाना है, राहुल गांधी को नहीं चुकाना है, ये कर्जा चुकाना है हरियाणा के लोगों को। तो इस लुभावने बातों में मत आए। कौन कहता है आपको कि आपके माल को, कृषि उपज को ज्यादा पैसा दिलवा दूंगा? उसका ध्यान रखिए। जो लोग ये कहेंगे कि आपके कृषि के लिए जो चीजें लगती है वो मैं सस्ती करवाऊंगा ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि अनाज की कीमत ये मार्केट तय करेगा, सरकार तय करेगा तो सब्सिडी देगा, वही है। फिर सब्सिडी मॉडल पे गए, तो पहले किसानों की लागत कम करिए, फिर किसानों की समस्या समझिए। अब मैं एक प्रज्ञा आपको थोड़ा टाइम लूंगा, थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूं, लेकिन मैं समस्या कैसी होती है बताता हूं। सोयाबीन का रेट 12,000 रुपए तक गया था पर क्विंटल। खूब लोगों ने सोयाबीन बोया, फिर वो 8,000 आया, 8,000 से अब 6,000, 4,000 पे सोयाबीन आ गया। सोयाबीन कम क्यों हुआ? सोयाबीन इसलिए रेट कम हो गए कि अडानी जी ने, मतलब अडानी जी क्या, बहुत लोग हैं अडानी जी के साथ, सोयाबीन तेल बाहर से आयात किया। तो मैं लातूर गया हुआ था, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन वाला जिला माना जाता है। वहां मेरी कुछ किसानों से बात हुई, उन्होंने मुझे जो फंडे बताए तो वो मेरे तो एकदम चक्षु खुल गए। मैंने बोला जब वो बाहर से तेल लाते हैं, हम सोयाबीन का तेल यहां निकाल के बराबरी करें? उनका इंपोर्ट बाहर से तेल आना और सोयाबीन तो बाहर भी कॉस्टली होगा, ऐसा तो नहीं कि इंटरनेशनल रेट से डबल रेट आपके यहाँ है। बोला नहीं अशोक जी, उसमें एक पेच फंसा है। एक बीटी वेराइटी होती है, बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन, बीटी सरसों, बीटी ब्रिंजॉल, और उस बीटी को लेके भारत सरकार के रिस्ट्रिक्शंस है। हमारे यहाँ सिर्फ अब बीटी कॉटन अलाउड किया है, बीटी सोयाबीन अलाउ नहीं किया। तो जब बीटी सोयाबीन आएगा तो 1 एकड़ में उस सोयाबीन का जो आपका उत्पादन होगा वो 1 एकड़ में 50 क्विंटल होगा बीटी सोयाबीन का, और अब 5 क्विंटल होता है। यदि बीटी 10 गुना ज्यादा होगा तो फिर मेरी कीमत 10 गुना से नीचे भी आ गई तो चलती है। आज यदि मुझे 8,000 रुपए पे मेरी पड़ता खाता है, 8,000 रुपए में मैं ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लेता हूं, तो 5 क्विंटल पे 8,000 रुपए, ये 50 क्विंटल पे हो गया तो मैं 800 रुपए में भी खुश हूं। तो विदेश में बीटी सोयाबीन का तेल निकलता है, तो वो तेल निहायत सस्ता है। बीटी सोयाबीन के तेल की तुलना कीमतों में नॉन बीटी सोयाबीन की तुलना में मतलब मूर्खतापूर्ण बात है कि पीटी उषा जैसे प्लेयर को, धावक को, अशोक वानखेड़े 100 किलो का आदमी, इसको बोला तू 100 मीटर दौड़ उसके साथ। कहां से अशोक वानखेड़े दौड़ेगा 100 मीटर भाई? 10 मीटर में हाफने लगता है, कहां से 100 किलोमीटर दौड़ेगा? 1 घंटा लेगा जाने में। और आप कहते हो कि देखो हमने तो दौड़ाया। तो ये जो पॉलिसीज है इस पे कौन ध्यान देगा? सवाल ये है, क्या राहुल गांधी इस पे ध्यान देंगे? क्या कांग्रेस इस पे ध्यान देंगे? हम 3,000 रुपए देंगे, हम 3.5 देंगे, चलो हम 4 देंगे, हम 5 देंगे। आप ऑक्शन कर रहे हो, आप मतदाताओं का ऑक्शन कर रहे हैं जी। और मतदाता ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे तुमको तुम्हारी नीलामी हो रही है भाई। मार्केट में खड़े हो तुम गुलामों जैसे, और तुम्हारी नीलामी कर रहा है। कोई 4,000 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, कोई 4.5 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 1 सिलेंडर बोल रहा है, कोई 2 सिलेंडर बोल रहा है। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि तुमको सिलेंडर की भीख देने लायक क्यों इतने बनाया। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की लिए जरूरत ही नहीं है, ऐसी स्थिति में हम आपको लाएंगे। जी, ये बात कोई नहीं करता। ये दुर्भाग्य है हमारे राजनीतिक सिस्टम का। बिल्कुल सही बात है सर। अब मोहर्रम में ये अभी तक ये गाली दे रहे थे मुसलमानों को। अब मोहर्रम में सिलेंडर बांटने की बात कर रहे हैं। मोहर्रम हाँ, में धर्म के नाम पे रिजर्वेशन होने नहीं दूंगा। धर्म के नाम पे सिलेंडर बांटोगे
मतलब निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। तो हरियाणा की राजनीति को कैसे देख रहे हैं इस समय पर आप? हरियाणा की राजनीति तो इस बार लोगों ने देखी, हरियाणा की राजनीति ये कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है प्रज्ञा जी, जी। ये जनता जनता। वर्सेस बीजेपी है। हम्म। हम्म। और मैंने अक्सर देखा, जनता जब चुनाव लड़ती है तो जनता जिसके खिलाफ चुनाव लड़ती है वो नेस्तनाबूद होता है, चाहे हम्म। कुछ भी। और इस बार ये काम बीजेपी का हो रहा है। इससे नाबूद हो रही है बीजेपी। बिल्कुल। हम्म। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस बीजेपी में शामिल होने के लिए लोग लाइन लगाए रहते थे, उस बीजेपी में उस बीजेपी से उन्हीं के लोग चुनाव उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आज आकर बड़े नेताओं ने 8 मंत्री समेत 1 मंत्री समेत 8 नेताओं को निष्कासित कर दिया सर। कितनी बड़ी बात है। ये हाल बीजेपी का हो गया। इतने बुरे दिन, इतना बुरा समय कैसे आ गया है बीजेपी का, ये मैं समझना चाह संगठन रही हूँ। संगठन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी थी और इनका संगठन सबसे मजबूत, यूएसपी इनका संगठन था, एक डिसिप्लिन कैडर। उस कैडर में बाहर के लोगों को जगह नहीं थी जी। 2013 के बाद जब मोदी जी दिल्ली में आए, तब से उन्होंने संगठन और सत्ता दोनों पे कब्जा कर लिया और संगठन के दरवाजे बाहर वालों के लिए खोल दिए। बाहर के आयाराम गयाराम जो सत्ता का भोग करने के लिए जाने जाते हैं, जो भ्रष्टाचारी थे सजा के डर से आए, कोई व्यभिचारी थे सजा के डर से आए बीजेपी में, इन तमाम लोगों को बीजेपी अपने दरवाजे खोल के अंदर लेती रही और उन्हें लगा कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो रही है, लोग हर आदमी आपको ज्वाइन करना चाहता है। जब चुनाव का टाइम आया तो वो लोगों ने, क्योंकि भ्रष्टाचारी थे तो पैसे था, पैसा वैसा का खेल करके टिकट ले लिया। तो जो लोग 3-3 4-4 पीढ़ियों से बीजेपी के लिए खप रहे हैं, जनसंघ से लेके बीजेपी तक, वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग कहां जाएंगे? तो सर, वोटिंग से पहले 1 मंत्री और 8 नेताओं को निष्कासित करने करना का पड़ेगा। असर क्या होगा? असर क्या होगा सर? बिल्कुल नहीं, असर तो क्या है, जब वो विद्रोही हो ही गए, वो जो आपके ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ ही रहे हैं, जी। तो वो तो पार्टी में है ही नहीं, तो उसको आपने टेक्निकली निष्कासित किया। ये टेक्निकल है। महाराष्ट्र में सांगली में कांग्रेस के एक नेता ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा, चुनाव लड़ा, जी। कांग्रेस ने उसको निष्कासित किया क्योंकि महाविकास आघाड़ी में वो सीट शिवसेना को गई थी। सर, कांग्रेस में समझ में आता है। नहीं, कांग्रेस ने पूरी बात तो सुनो, कांग्रेस ने खानापूर्ति कर दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गया जी। खड़गे जी को मिला जाके, खड़गे जी ने कहा कि देखो कांग्रेसी आदमी जीत गया, गले लगाओ, 99 पे थे, अब हम 100 हो गए। अभी ये जो इंडिपेंडेंट लड़े, इसमें से 2-4 जीत जाएंगे तो बीजेपी फिर उनको वापस ले लेगी। ओके। लेकिन टेक्निकली तो आपको एक लाइन तो लेनी पड़ेगी ना। जिस उम्मीदवार ने किसी के डील के तहत आपसे टिकट लिया है, वो तो बोलेगा कि साहब आपका ही आदमी मेरे खिलाफ लड़ रहा है, कुछ तो करो। लेकिन लड़ाइयां सर पहले खुलकर नहीं दिखती थी बीजेपी के अंदर। इतनी अनुशासन था, तो अनुशासन छोड़ दीजिए। मैंने वही तो कहा प्रज्ञा जी, जब बाहर के लोग पार्टी में आएंगे तो सरसंघ चालक ने बहुत पहले ही बोल दिया था, आज से 3 साल पहले भोपाल में उन्होंने बोल दिया था कि जो आयाराम गयाराम बीजेपी में आ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का जो कलेवर है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो वो मेंटेन रहेगी क्या, विचारधारा मेंटेन रहेगी क्या, कि डायल्यूट होगी? तो डायल्यूट हो गई। अच्छा सर, 3 राज्यों में चुनाव है, तीनों राज्यों के बारे में कुछ बताइए। आपका क्या विश्लेषण कहता है? जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या होने जा रहा है, झारखंड में क्या होने जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में भी है, चारों राज्यों में चुनाव। अभी मुझे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाएंगे इस बार, ऐसा लगता है मुझे, जो बीजेपी का मेन गेम था। लेकिन हरियाणा में, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के लिए एज है, वो सरकार बना लेगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी ओर हरियाणा में तो क्लियर कट कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही, नो डाउट अबाउट इट। फिर महाराष्ट्र में वन वे क्लीन स्वीप है, वहां लोकसभा के निर्णय रिपीट होंगे, ये बात आप पहले ही कह चुके हैं। हाँ। और झारखंड में जी, खासकर सोरेन जेल से छूटने के बाद
स्थितियां बीजेपी के लिए और विकट हो गई। चंपाई विकट हो सोरेन गई हैं। बीजेपी हम्म। चंपाई सोरेन बीजेपी से जाने से बीजेपी में वही हालत हो गई जो अब हरियाणा में हो, हम्म। विद्रोह वाली। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो इन चुनावों में क्या होने जा रहा है, किसकी झोली में जा रहे हैं ये राज्य, यही समझने की कोशिश करते। साथ ही साथ इस राजनीति में जितनी चीजें हो रही हैं, आज की राजनीति में जितनी सनसनीखेज चीजें हो रही हैं, उन सब पर बड़े विश्लेषित तरीके से बात कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही, फिर बढ़ेंगे आगे एक नई चर्चा के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।